ये हैं सारे मसाले जो आप रोज खाते हैं। पहला नंबर पे हमारे पास है जीरा। तो जीरा को हमने जो है पानी में डाल दिया, पिसा हुआ है, तो हमने जो है 1 चम्मच जीरा इस पानी में डाल देते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है धनिया। तो धनिया का पाउडर इसमें है, हमने इसमें धनिया का पाउडर भी डाल देते हैं। और अगला नंबर है तो लौंग में इलायची। तो लौंग को हम पीसना पड़ेगा। लौंग हमारे तो लौंग में इलायची तेरे पिछुआ गवाशी। और अगला है इलायची। इलायची का भी हम वारा न्यारा कर देते हैं। ओके, तो मैडम ने बताया कि हमारे पास पिसाया है, तो तुम काहे जबरदस्ती पीस रहे हो? तो हमारे पास सिनेमन है पिसा हुआ ऑलरेडी। हाँ, कार्डमम ही बोल रहा हूँ, कार्डमम। ठीक है, कार्डमम हमने जो है दिया। और दलचीनी का क्या करते हैं? हमारे पास देखो दलचीनी हमारे पास है दलचीनी, तो इसमें हमने दलचीनी डाल दिया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि दलचीनी जो है पानी में डिजॉल्व होता भी नहीं है, तो इसका पीएच भी चेक करना बड़ा मुश्किल है। देख रहे हैं। अगला नंबर है हमारे लहसुन और प्याज। ओके, लास्ट बस नॉट लीस्ट, आप तो चाय तो पीते ही होंगे खाना खाने के बाद, तो चाय की पत्ती भी हमने डाल दिया। अब हम चेक करेंगे इन सब का पीएच कितना है। इसको हमने डाला और यहां पे हमने रख दिया। अब हम दिखाते हैं, मैच करते हैं इससे पीएच। जो है नंबर लिखा हुआ है, जिस नंबर से मैच करेगा इसका कलर, वही उसका पीएच माना जाता है। पहला है हमारे पास जीरा का पीएच आप देख सकते हैं 5 के आसपास है। और धनिया का भाई पीएच 5 और 6 के बीच में है। लौंग और इलायची का 5 है। और ये हमारे पास कार्डमम मतलब इलायची है, ये भी 5 और 6 के बीच में है। ये भी 5 और 6 के बीच में है। क्या है ये? हमारा दलचीनी है। ये हमारे पास लहसुन है, तो लहसुन का पीएच है लगभग 6 और 5 के बीच में। इसका पीएच के प्याज का पीएच आप देख सकते हैं 5 है। और चाय की पत्ती का पीएच आप देख सकते हैं, इसका पीएच तो लगभग 4 के आसपास है। ओके, अब सवाल उठता है कि इन सारे मसाले ऐसे खाने जो हम रोज खाते हैं, उनका पीएच के बारे में आपको बता दिया। पीएच के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पीएच मैंने आपको दिखाया 4 से 5 के बीच में, ये इतना नहीं होता मसालों का, उससे भी कहीं ज्यादा कम होता है। अगर रियल में अगर उसको अच्छे से पीस करके अच्छे से घोल करके तब उसका पीएच चेक करेंगे, तब जाके उसका पीएच पता चलेगा। आखिर में सारे मसालों का पीएच हम बता ही क्यों रहे हैं, और आगे हम आपको बताएंगे कैसे मसालों का हमारे किडनी से क्या लेना देना है। किडनी को समझने और समझाने के लिए आपको पहले समझना होगा पीएच के बारे में थोड़ा सा। पीएच आप जानते हैं 1 से 14 के बीच में होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक बोलते हैं, 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक बोलते हैं। हमारे ब्लड का पीएच 7.35 होता है और 7.45 के बीच में होता है। ये होता है हमारा ब्लड। देखने से ऐसा लगता है 7 से ज्यादा, इसका मतलब ये अल्कलाइन है। वो केमिस्ट्री वाले देखेंगे तो इसको कहेंगे तो अल्कलाइन है, लेकिन बायोलॉजी वाले कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। जो हमारे बॉडी का जो पीएच होता है 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको न्यूट्रल मान के चलते हैं। पीएच अगर 7.45 से ज्यादा होगा तो हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कालोसिस। ठीक है, अगर 7.35 से अगर हमारे शरीर का पीएच कम होता है तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड चेक करता है, ब्लड में सबसे पहले पीएच चेक करता है कि पीएच आपका पास एल्कलाओसिस हुआ है कि आपको एसिडोसिस हुआ है या तो नहीं भी हुआ है। अगर आप ये दोनों चीजें चेंज हुए तो हमारे बॉडी में 3 ऐसे ऑर्गन हैं जो सबसे ज्यादा इसको रेगुलेट करते हैं। नंबर 1 है हमारी पेट, एलिमेंट्री कैनाल, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। नंबर 2 जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं किडनी। और नंबर 3 होता है लंग, जो मैं आपके फ्यूचर वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले हम आपको बता दें, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्पाइसेस का पीएच 3 से 4 के बीच होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जो अगर हम दारू पीते हैं तो देखिए हमारा दारू का पीएच कितना होता है। देखिए हमारे पास ये दारू है, ठीक है, 4 और 5 के बीच में। तो इस तरह से पता चल गया कि जो हम दारू पीते हैं, दारू का पीएच कितना होता है, 4-5 के बीच होता है। यहाँ पे लिख देते हैं एल्कोहल। और हमारे पास चाय और कॉफ़ी जो पीते हैं, कैफीन पीते हैं, इसका पीएच 2 और 3 के बीच में होता है, कैफीन। और जो हम कोको कोला पीते हैं, कोको कोला का पीएच भी बहुत कम होता है, इसको कोक यहाँ लिख देते हैं। इसका पीएच जो है 2 और 3 के बीच में आसपास होता है। इस कहानी से आपको एक शिक्षा मिलती है कि हमारे शरीर में जितने भी हम प्रकार के हम खाना खाते हैं, ज़्यादातर वो एसिडिक होता है। हमारे शरीर का जो पीएच कम हो जाए तो दिक्कत, बढ़ जाए तो दिक्कत। आखिर इन सब मसालों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती रहती है? इसमें सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, PO4 आयन, सल्फेट
आयन और क्लोराइड आयन, ये सब आयन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का पीएच घट जाता है। एल्कोलोसिस किस कंडीशन में बढ़ता है? एल्कोलोसिस में कुछ ऐसे आयन होते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, और हमारे पास पोटेशियम हो गया, हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, और हमारे पास कैल्शियम हो गया। ये सब सारे ऐसे आयन हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। अगर ये खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का पीएच बढ़ता है। लेकिन इस घटने बढ़ने के चक्कर में जो सबसे ज़्यादा किसी आर्गन, हमारे शरीर का कोई ऐसा आर्गन जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं किडनी। किडनी को आप देखे होंगे पिक्चरों में, कुछ इस तरह से होता है। ये किडनी होती है, यहाँ से आपके खून का फिल्टर किया जाता है। उसके बाद यहाँ जो है ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब होती है, और आपका जो है यूरिन जहाँ पे कलेक्ट होता है उसको यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और आपका पीपी होता है, जिससे आप पेशाब करके बाहर निकाल देते हो। लड़के लोग जो है पेशाब करके जब आते हैं कहते हैं मैंने दीवार पे आज 8 बनाया, सबको बताते हैं, लेकिन दरअसल में वो 8 नहीं होता, वो इनफाइनाइट बना के आते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि किडनी के अंदर ऐसा क्या है। किडनी के किनारे 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 यहाँ पे छोटी छोटी छन्नी लगी हुई, छन्नी बोले तो ये वाली छन्नी, ठीक है, ये छन्नी होती है। और ये हमारे पास है, मान लो कि ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और ये हमारे पास कप है, ठीक है। इधर से ब्लड आया और इधर से ब्लड निकल गया, और बीच में यहाँ पे छन्नी, और जो गंदगी है यहाँ से छन जाएगा। ये जो चाय की छन्नी आप देख रहे हैं, ये चाय की छन्नी यहाँ पे ऐसे 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 छोटे छोटे इस तरह से लगे होते हैं। अगर एक चाय की छन्नी हमको बनाना होगा तो आपको बना के हम इस तरह से दिखा देंगे कि वो जो चाय की छन्नी दरअसल में दिखती कैसी है। छननी जो इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये छन्नी यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ से ब्लड आता है। ये ब्लड यहाँ से गया और यहाँ से बैठा और यहाँ से निकल गया। ये ब्लड की दो जो है छन्नी इधर से गई, इधर से निकल गया। इधर से गंदा वाला खून गया, अब यहाँ पे छना, और छनने के बाद यहाँ से अच्छा वाला खून बाहर चला गया, और बाकी पूरे शरीर में आपको अच्छे वाला खून पहुँचा देगा। तो यहाँ पे आपका ब्लड का छनता है, छन के ऐसे 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 करके यहाँ पे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और इसके बाद यहाँ से ज्वाइंट होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, पेशाब करके निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांच लगे हुए हैं। इसी ब्रांच से अलग अलग छन्नी यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं। कुल कितने, इस कोशिका को नेफ्रॉन बोलते हैं। कुल कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? एक किडनी में 1 मिलियन, एक किडनी में 10 लाख कोशिकाएं, यानी ये वाली फिल्टर पाए जाते हैं। ओके, अब सवाल उठता है कि इसमें से छनेगा क्या क्या, जो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलेगा? शुगर, और हमारे शरीर के जो ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो बाहर निकालती है, जो मेन चीज़ है वो है आपका यूरिया, और आपका क्रिएटिनिन। इसके अलावा आपके पास सोडियम, इसके अलावा आप है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनिया। ये सारी चीज़ें विकृतियाँ यहाँ से छन जाती हैं। HCO3- एक तरह से ये भी एसिड बेस का रेगुलेशन होता है। अगर हमारे लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जब आप इतने एसिडिक खाना खाते हैं और आपके शरीर में ये वाले आयंस बढ़ते हैं, और जब बढ़ते हैं तो हमारा किडनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। हमारी किडनी इतना ज़्यादा काम करती है हमारे एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इसको कैसे बैलेंस करेगा, आप यहाँ पे समझिएगा कि ये जो कैपिलरी मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सारे देखो अच्छे चीज़ भी हैं, इवन इसमें अमीनो एसिड भी है। मैंने आपको लिखना भूल गया, अमीनो एसिड, इसमें अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन का एक पार्ट होता है। तो ये भी अच्छी चीज़ें निकल के हमारे पेशाब के माध्यम से निकल जाती हैं, ठीक है। और हमारे पेशाब का पीएच कितना होता है? यूरिन का पीएच 7.2 से 7.4 के आसपास, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं पीएच यहाँ पे इसको क्यों लिखा हूँ। तो हम अब आपको बता दें कि इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के माध्यम से बेफालतू का निकल रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन इनको डिसाइड करता है कि नो 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 नो, आई नीड माई कैल्शियम बैक। जैसे मान लो कि यहाँ पे कैल्शियम है, इसको हमें वापस चाहिए, इसमें सोडियम हमें वापस चाहिए, इसमें पोटेशियम है हमको वापस चाहिए, इसमें शुगर है, इसमें शुगर भी हमें वापस चाहिए, इसमें जो अमोनिया है हमको इसके पहले की जो है गंदे लोग यहाँ तक पहुँच के निकल जाए, हमको वापस चाहिए। वापस करने के लिए हमारे शरीर का जो ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको ब्लड कैपिलरी बताया था, कितना आसानी नहीं कहीं से आसानी से निकल जाएगा, आसानी से नहीं निकलेगा। यहाँ से गुत्थम गुत्थी रहता है, इस तरह से गुत्थम गुत्थी। तो ये जो गुत्थम गुत्थी होता है बाकी के
यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, ये आपका ब्लड आप निकलेगा। जो ये गुत्थम गुत्थी की प्रक्रिया है, इसी गुत्थम गुत्थी की जगह कहता है कि भैया हमारा सोडियम वापस दो। सोडियम यहाँ पे आया था, चला जाएगा ब्लड में। पोटेशियम यहाँ पे आया था, चला जाएगा ब्लड में। कैल्शियम यहाँ पे आया था, चला जाएगा वापस ब्लड में। शुगर यहाँ पे आया था, शुगर वापस चला जाएगा ब्लड में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी किडनी डिसाइड करती है कि कौन सा कैल्शियम लेना है, कब लेना है, कितना लेना है। वो डिपेंड करता है हमारे शरीर के पीएच में। अगर आपके शरीर की एसिडिटी बढ़ गई है तो क्या करता है कि हमारा जो है सोडियम वापस, पोटेशियम वापस, क्योंकि ये जो है इनकी वजह से एल्कलिनिटी बढ़ती है, इस वजह से हमारे पास मैग्नीशियम वापस, कैल्शियम वापस। अगर हमारे शरीर में एल्कोलोसिस हुआ है, मतलब शरीर का पीएच बढ़ गया है, तो क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। सोडियम वापस नहीं लेगा, कैल्शियम वापस नहीं लेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयन बाहर से निकालना शुरू करेगा। हाइड्रोजन आयन बाहर निकालेगा। नेफ्रॉन का कॉम्प्लेक्सिटी इतना गुत्थम गुत्थी रहता है कि इसमें कौन सा आयन बाहर जाएगा, किसी को वापस जाना नहीं जाना है। किसी को पूछ रहे हैं भैया तुम्हें वापस जाना है, तुम जा सकते हो, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होता है। किडनी भी डिसाइड करती है, ऊपर वाले हार्मोन डिसाइड करते हैं। हार्मोन डिसाइड करता है कि किसको कम करना है, किसको ज़्यादा करना होता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम खा ही नहीं रहे हो खाने में, तो अब शरीर क्या करेगी। आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद अगर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्बेशन कम कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि यह एक मिथ है, यह सत्य नहीं है। ऐसा क्यों, क्या होता है कि ये बात सही है, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जब आप चाय पीते हो खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले, अगर आपके पेट में किसी प्रकार का आयरन है, उसके साथ चिलेटिंग करता है। चिलेटिंग मतलब इसको पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो होने नहीं देता तो आपके ब्लड में नहीं जाएगा। कैल्शियम भी नहीं, ये कॉफ़ी जो है कैल्शियम को इनहिबिट करता है, और हमारा जो है ये चाय जो है आयरन को। तो क्या होता है कि पहली बात, खाना आप इतना खाते हो और चाय आप इतू सा पीते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्या होगा, अगर फर्क पड़ेगा भी तो जैसे मान लो कि आप 2-3 कप पी लिए चाय खाना खाने के बाद, तो क्या होता है कि हमारी किडनी है जिंदाबाद। किडनी क्या करती है, जो हमारे शरीर से आयरन बाहर जा रहा था और या मैग्नीशियम या कैल्शियम बाहर जा रहा था, उसको वापस ले लेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम है, वो जा रहा था पेशाब के माध्यम से बाहर, अब अगर वो जो है वापस आके ब्लड में ले लेगा। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि चाय पीने के, खाना खाने के बाद आप चाय आराम से पी सकते हैं। क्या होगा अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सही में बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, उसको समझिए। लेकिन ये कैल्शियम वापस तभी करेगा जब आपके इस नेफ्रॉन में होगा, और नेफ्रॉन में तभी होगा जब आप रेगुलर खाने में आपके कैल्शियम होगा। क्या होगा अगर आपके शरीर में कैल्शियम हो ही ना, तो क्या करेंगे। हमारे शरीर में एक जगह कैल्शियम बढ़िया से सजो के रखा गया है, उसको बोलते हैं हड्डी। यह है हमारे पास हड्डी। इसी हड्डी में होता है कैल्शियम। तो ब्लड क्या करता है कि बॉडी क्या करती है, कुछ हार्मोन को एक्टिवेट करता है, उसको बोलता है कैसा करो कि इसको यहाँ से कैल्शियम को निकाल करके, ज़्यादातर कैल्शियम के रूप में नहीं होता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में निकालता है और ये आपके जो है ब्लड में यहाँ पे डाल देता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है शरीर को, क्योंकि जब हड्डी से कैल्शियम फास्फेट बाहर निकलता है तो आपके शरीर का जो हड्डी होती है कमज़ोर हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब हड्डी आपको पोरस हो जाएगी, टूट सकती है अगर, और आपके शरीर में जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो लेकिन जब कैल्शियम ये बाहर निकलता है, क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये कैल्शियम आयन के रूप में निकलता है? नहीं, वो इस तरह से निकलता है। ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो टुकड़े आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े टुकड़े के रूप में निकलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम फास्फेट का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है शुरू में। तो जब आपके शरीर में कैल्शियम फास्फेट के टुकड़े आपके ब्लड में घूम रहे हैं तो आपको दो चीज़ें दिक्कत हो सकती है। जब ये कैल्शियम फास्फेट आपके किडनी में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट एक पत्थर है और यहाँ पे किडनी जमा होने लगेगा, जिसको आपको हो जाएगा किडनी का पथरी। और कहाँ कहाँ जाएगा, चूंकि ये ब्लड में है तो ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। तो और इसकी एक जगह और होता है, उसको बोलते हैं आपके लीवर में, ये आपका लीवर है, और यहाँ पर एक जो है इस तरह से लटका होता है, इसको बोलते हैं बाइल्स। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं गुड़िया इसको हिंदी में?
पित्ताशय। तो पित्ताशय में आपको जो है यहां पर भी पथरी होने का चांस है। कैल्शियम का काम क्या होता है? कैल्शियम का जो पहला सबसे मुख्य काम होता है आपके शरीर का मसल्स वाला काम होता है। तो मसल का नाम लेते ही आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो हार्ट है वो भी हमारे मसल से ही बना हुआ था। हार्ट को भी दिक्कत हो सकती है, आपके मसल्स को भी दिक्कत हो सकता है, और आपका ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स देखिए कुछ इस तरीके से लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसके माध्यम से जो है कैल्शियम ट्रेवल करता है। तो कैल्शियम जो है हमारे शरीर की न्यूरॉन की एक्टिविटी को घटाता और बढ़ाता है। अगर कैल्शियम का डिसबैलेंस रहेगा तो आपको ब्रेन से संबंधित दिक्कत हो जाएगी, आपको सीजर आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। एक मैं और उदाहरण देके आपको बता सकता हूँ। दूसरा उदाहरण है वो है आपका पोटेशियम और कैल्शियम दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम की कमी है तो कैल्शियम की ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कैल्शियम ये वाला पोटेशियम की जब भी कमी होती है तो पोटेशियम की कमी होने की वजह से ये कैल्शियम आपके बोन से निकाल करके ब्लड में डालता रहता है। ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर उनका भी एक माई बाप है, उसको बोलते हैं हार्मोन। तो हार्मोन डिसाइड करता है किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। पोटेशियम का काम क्या होता है? दोनों का काम भी लगभग एक साथ है। जैसे कि हमारे पास है ये हार्ट, ठीक है, हार्ट है, और हमारे पास ये मसल्स है, और तीसरा जो है हमारे ब्रेन में का न्यूरॉन सेल्स। ये न्यूरॉन सेल में हमारे पास यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम की वजह से मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी मसल्स के भी बना होता है, इस वजह से जो है जो भी मसल्स में इफेक्ट होगा वही चीज़ हार्ट में भी होगा। अगर इसकी अधिकता बढ़ा दीजिए पोटेशियम की तो जो है इसका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन तेज कर देगा, जिसकी वजह से इस बीमारी होती है, उसको बोलते हैं अरिदमिया, ठीक है। हार्ट का जो लब डब फुश, तो उसमें जो इस तरह से करने लगेगा। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका जो पट्टी करने बैठते हैं, ठीक है, स्पेंटर को कांख कर निकालते हैं, तो वो भी एक मस्कुलर एक्शन है। तो जब भी आपके पास आयंस की कमी होगी कैल्शियम और पोटेशियम की, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वहीं दूसरे शब्दों में अगर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई है, अगर पोटेशियम की कमी हो जाने के बाद क्या करता है कि हमारा जो किडनी है, हम बाकी के जो छन गए हैं पोटेशियम यहाँ पे, ये कहता हमारा वापस कर दो। वापस तब करेगा जब ब्लड में होगा। तो जाहिर सी बात है अगर पोटेशियम आपके खाने में नहीं है तो पोटेशियम सही में किडनी में है ही नहीं, तो वापस कहाँ से लेगा? ऐसे में क्या होता है कि उसके जगह पे गलती से ये सोडियम को वापस लेना शुरू कर देता है। सोडियम जो है हमारे हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। तब हमारे शरीर में सोडियम ऑटोमेटिक बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमको सांस फूलने लगती है। तो क्योंकि सोडियम जो है हम नमक के माध्यम से बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं, लेकिन हम पोटेशियम की मात्रा अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। अब सवाल उठता है कि हम क्या खाएं जिसके वजह से सोडियम पोटेशियम का कोई चक्कर ही ना हो, ठीक है। अब हम खाने की बात करते हैं। खाने से याद आया कि हम ज़्यादातर खाना एसिडिक खाते हैं। कितना खाते हैं? 70% हम एसिडिक, हमारा खाना एसिडिक होता है, और 30% हमारा खाना एल्कलाइन होता है। हमें इसी को उल्टा करना है। अगर उल्टा नहीं कर सकते तो कम से कम 50% तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? ग्रीन वेजिटेबल खाना है। ग्रीन वेजिटेबल क्यों खाना है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीरियाडिक टेबल में। पीरियाडिक टेबल आपको देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब इसमें पाए जाने वाले जितने तत्व होंगे वो उनको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ऐसे एल्कलाइन मेटल पृथ्वी माता के अंदर पाए जाती हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास पृथ्वी। और इसमें देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इधर सोडियम है, इधर पोटेशियम है ना, लिथियम है। तो जितने भी हमारे पास ये जो मिनरल्स ये वाले हैं, ये सारे जो है हमारे पीरियाडिक टेबल के पहले दो ग्रुप में पाए जाते हैं। वो सारे, उसमें जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसको कैल्शियम मैग्नीशियम जिस ग्रुप में रखा गया है, उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे पास पृथ्वी है। पृथ्वी पे हमने बो दिया क्या? स्पिनिच, मतलब स्पिनिच को हिंदी में क्या बोलते हैं? पालक बो दिया, पालक। जैसे पालक यहाँ पे उगा, ये पत्ती में से हमारे पास ये सारे कैल्शियम जो है कैल्शियम
और मैग्नीशियम, आयरन, इस सबको एब्जॉर्ब करके पत्ती में पहुंचा दिया। यही वाली पत्ती जो आपको खाना है। जब ये पत्ती खाते हैं तो बेसिकली आपके शरीर का एल्कलिनिटी बढ़ती है। और क्या खाना है? सोया का प्रोडक्ट, सोयाबीन, सोया सॉस, सोया सॉस में नहीं पड़ता नहीं ओ क्या बोलते हैं, टोफू आप खा सकते हैं, जिसके शरीर से आपकी एल्कलिनिटी बढ़ती है। ठीक है। और आपको क्या पी सकते हैं? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर तो चलो आप रोज नहीं पीते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको वो चीज़ें बताऊं जो आप रोज खा सकते हो। लेकिन फिर भी मार्केट में कभी आप निकलें, अगर आपको लगता है एक जगह जलेबी का ठेला लगा हुआ है, एक जगह लौंगलता बिक रहा है और एक जगह जो है पकौड़ी छन रही है, तो प्लीज़ आप उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी आप जो है दवाई के रूप में आप कोकोनट वाटर लेके पी लीजिए। आप कोकोनट पीना, अब मुझे पता है बहुत रॉयल्टी सा लगता है, कोई अजीब सा लगता है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप उसको एज ए दवाई समझ करके कोकोनट वाटर महीने में एक बार, चलो ठीक है साल में एक बार, मतलब पीते, जब भी मौका मिले तो पी लीजिए। वो पैकेट वाला को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पैकेट वाला क्या होता है, वो रिफाइंड होता है। तो पैकेट वाले में क्या होता है, रिफाइंड करने के बाद उसमें उसको वार्म किया जाता है, पाश्चराइज किया जाता है, तो कई चीज़ें उसमें चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आप बहुत सस्ते मिलते हैं, 15-20 रुपये 30 रुपये का कोकोनट वाटर मिल जाता है, टेस्टी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको कोकोनट वाटर पीजिए। ओके, तो अगला क्या, इसकी राइटिंग नहीं बन रही, देखो कैसा कौआ जैसा, कौआ की टांग जैसे लिख रहा है। नहीं, अगला चीज आपको लेंटिल। लेंटिल मतलब समझ रहे होंगे क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मसूर की दाल। मसूर की दाल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, उसको बोलते हैं मिलेट्स। मिलेट्स को हमारे गांव में जोनहरी बोलते हैं, शायद जोनहरी बजरी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास रामदाना। रामदाना को क्या बोलते हैं गुड़िया हिंदी अंग्रेजी में? तुम्हारी उंगली कैमरा के सामने है। कुनिया, QUANOA, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत। कुनिया भी एक होता है, रामदाना, ये सब सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आपके शरीर में एल्कलिनिटी को बढ़ाता है। लेकिन क्या आपको सिर्फ यही खाना है? नहीं, यही सब नहीं खाना, आपको जो है बेसिक एसिडिक चीज़ें भी खानी है, खाने के रूप में मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको एल्कोहल, कैफीन, कोको कोला, ये सब तो आप वैसे भी कम कर लीजिए। तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, कोकेन भी एसिडिक होता है बाय द वे। तो कोकेन अगर ले रहे हैं तो आप उसको भी जरूर से जरूर बंद कर दीजिए। आपको पता हो जो लोग ज़्यादा ड्रग लेते हैं उनको कैंसर भी ज़्यादा इसलिए होता है कि जो हमारा शरीर का जो पीएच जब कम हो जाता है, तो कम पीएच में कैंसर का घर होता है। कहने का तात्पर्य कि किसी के शरीर का पीएच कंटिन्यूअस कई सालों से कम पड़ा हुआ है, तो कैंसर कहता हो इसका शरीर बहुत बढ़िया हमको यहाँ रहने के लिए, तो इसलिए जो है ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, हम यूरिन वाला चीज़ तो हम भूल ही गए, ये यूरिन का पीएच आपको बताना भूल गए। तो यूरिन का में पीएच हमेशा घटता, जानते कितना होता है? 4 से लेकर के 8 के बीच में हो सकता है। देख रहे हैं, बेसिकली आपका यूरिन का पीएच इक्वल टू अपने शरीर के पीएच के बराबर होना चाहिए, जो अगर आइडियल तंदुरुस्त एक इंसान है तो। लेकिन अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं है तो उसका पीएच 4 से लेकर 8 तक, देख रहे हो कितना बड़ा पीएच रेंज है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ गई है तो क्या करेगा, सारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देगा, और जिसकी वजह से आपका शरीर, आपका यूरिन का पीएच जो है बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब आपका शरीर का पीएच इम्बैलेंस चल रहा था। अगर आपके शरीर में एल्कलोसिस हुआ है तो बहुत ढेर सारा हाइड्रोजन आयन, सारे क्लोराइड आयन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका यूरिन का पीएच कम हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर लोग जब भी यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें पीएच भी चेक करते हैं कि आपका एल्कलिनिटी, आपका किडनी कितना अच्छे से काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। ठीक है। अगर आपके पास ये कंटिन्यूअस, या अगर आपके यूरिन का पीएच बहुत महीनों से, सालों से बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा है, 4 है तो एसिडिक है तो एसिडिक बना हुआ है, एल्कलाइन बना है तो एल्कलाइन ही बना हुआ है, इसका मतलब आपका किडनी में प्रॉब्लम है। उसके लिए ज़्यादातर ये जो है, जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसका दिक्कत मैंने आपको बताया था कि शुगर मालिक्यूल यूरिन में आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। तो यूरिन क्या होता है कि हमारे शरीर का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है
जिसको शरीर के सारे गंदगी को निकाल के ऐसे तैसे करके पानी में घोल के बाहर निकालता है। इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि जो लोग कहते हैं कि गाय का मूत्र पीजिए, तो गाय का मूत्र दरअसल में वो गाय का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो किसी भी जानवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आप दोबारा ना पिए प्लीज़। अब हमको और एसिडिक के लिए आपके पास सारे प्रकार के ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स मतलब आपके पास जैसे चना है, गेहूं है, दाल 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 दाल, ऐसे लिखा जाएगा नहीं, डॉल हो गया क्या, DALL DAAL, दाल, दाल भात रोटी खाइए, मौज कीजिए। और दाल में सारे प्रकार की दाल, और आपके पास दाल से याद आया कि जब भी आप दाल खाते हैं, ठीक है, तो दाल में होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन जो है इस तरह से लड़ी होती है, 1 2 3 4 5, ये जो लड़ी है ये जो है 20 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे अंग्रेजी के कुछ 26 शब्द अक्षर है ना, अल्फ़ाबेट्स हैं, उस 26 अल्फ़ाबेट को यूज़ करके कई प्रकार के वर्ड, सेंटेंस, पूरा बुक और पथन्ना लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड हैं, इसको कॉम्बिनेशन को यूज़ करके वो हज़ारों प्रकार के प्रोटीन बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने पास आज अरहर की दाल खाया, उसमें प्रोटीन A पाया जाता है, उसके पास तो उसके बाद दूसरी दाल आई चने की दाल, चने की दाल में प्रोटीन B टाइप की पाई जाती है, तो उसमें अमीनो एसिड कुछ और होगा। तो क्या मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप दाल खाएं तो बदल बदल के खाइए, ताकि ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड आपको बराबर मात्रा में मिलता रहे। अगर आप अरहर की दाल खा रहे हैं, अरहर के दाल में अगर कोई पार्टिकुलर अमीनो एसिड कम है तो आपके शरीर में कम ही जाएगा। खासतौर पे वो लोग जो लोग वेजिटेरियन नहीं खाते, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। नॉनवेज से याद आया, आपको एग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे एल्कलाइन के लिए, एग और फिश, ये बहुत बढ़िया स्रोत है मिनरल्स के लिए। अगर आप एग का गूगल करेंगे तो एग का pH न्यूट्रल होता है, ठीक है, एग जो है। और न्यूट्रल क्यों होता है कि अगर एग को आप देखेंगे तो आपका ये वाइट वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट, इसका pH जो है अल्कलाइन होता है और इसका pH जो है एसिडिक होता है, टोटल मिला के न्यूट्रल होता है। लेकिन मैं आपको एल्कलाइन की लिस्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें मिनरल बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया स्रोत है एल्कलिनिटी आपके शरीर में बढ़ाने के लिए। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन जो है एसिडिक होता है, तो मिला जुला के बहुत बढ़िया फूड है, न तो एसिडिक है न तो बेस है, बहुत न तेरा न मेरा। फिश एक बहुत बढ़िया स्रोत है मिनरल्स का। और कुल मिला जुला के मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आप ये ग्रीन चीज़ें आप खाते हैं, तो ग्रीन में आप कितना पत्ती लेके आए, मिलाए, इतना सब पत्ती में इतना ढेर सारा मसाला भर दिए। मसाला क्या है, एसिडिक। तो इस एसिडिटी की वजह से आपका जो पत्तेदार जो खाने उसका जो है एल्कलिनिटी को खराब कर देगा, फलस्वरूप आपके किडनी को भी परेशान करेगा। कौन लेना, कौन देना, कौन मेरा, कौन तेरा। अगर आपके शरीर में जरा सा भी कंडीशन सही नहीं चल रहा है तो किडनी भी जवाब दे देगी, जिसकी वजह से आपका शरीर का एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप मसाला जितना कम हो सके कम से कम खाएं। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, मसाला सिर्फ फ्लेवर के रूप में खाए जाते हैं। फ्लेवर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये लौंग है, तेल डालिए, तेल को जब गर्म हो जाए इसको 2 लौंग डाल दीजिए और उसी के दौरान उसमें जितने भी फ्लेवर होते हैं तेल में आ जाते हैं। तो आपको अलग से मतलब पीस के, जैसे गरम मसाले आते हैं बराबर पीस के इतना डाल दिया, पता नहीं उसमें गोबर मिला है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के मसालों में पता नहीं कौन सी कंपनी भी पकड़ी गई थी, भगवान जाने उसमें क्या क्या मिला था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि मसाला सिर्फ खाने वाली चीज़ नहीं, वो सिर्फ फ्लेवर लेने के लिए आपके खाने में थोड़ा सा मिल जाएगा तो आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा, बस। खास तौर पे जो लोग मीट खाते हैं, मीट इतना सा, मसाला इतना सा। कहाँ गया मेरा लहसुन प्याज, ये है लहसुन प्याज। 2 किलो प्याज और 1 किलो लहसुन इतना करके बना देते हैं, उसके बाद डालते हैं इतना सा तेल और उसके बाद मीट बेचारा कोने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मीट इतना, थोड़ा सा प्रोटीन में इतना ज़्यादा एसिडिटी। और इसकी रेसिपी मैंने पिछले वाले वीडियो में एक बना रखा है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। और गुड़िया मैं वो वाला सीक्रेट बता दूँ, वो जो मैंने सीक्रेट सबको छुपा के रखा हुआ है, बता दें आज। ओके, तो सीक्रेट ये है कि अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ ये वीडियो 4 लोगों को भेज दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।